Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss major elements of T.S. Eliot poetry. So let's proceed. So T.S. Eliot is considered as one of the most important literary figure of 20th century. 20th century literature के अंदर जो है वो हमारे पास T.S. Eliot का एक बहुत important नाम है. सो उन्होंने इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ स्टाइल, लैंग्वेज, थीम्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे. उन्होंने पोइट्री को रेवोल्यूशनाइज किया था मोर देन एनी पोइट. ठीक है. इसके अलावा ये है कि ही हैज आल्सो सेट द ग्राउंड्स फॉर फ्यूचर पोइट्स. उन्होंने जो फ्यूचर के पोइट्स थे उनके लिए जो थे वो ग्राउंड सेट किए थे. ठीक है. जैसे अब उनके एलिमेंट्स को देखते हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन है, इंटरटेक्चुअलिटी है, अनकन्वेंशनल मेटाफर्स हैं. सो ये कुछ हम इन एलिमेंट्स को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. चलें जी शुरू करते हैं. हम डिस्कस करते हैं फ्रेगमेंटेशन को. फ्रेगमेंटेशन जो है वो टी.एस. इलियट ने अपनी पोम के अंदर जो है वो वाइडली यूज किया इस टेक्निक को. फ्रेगमेंटेशन जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम टेक्स्ट, जो हमारे टेक्स्ट होते हैं या फिर हमारे आइडियाज हैं या नैरेटिव फॉर्म होती है वो ब्रोकन हो सकती है. ठीक है. यहाँ हम क्या करते हैं, जो रैंडम ब्रोकन आइडियाज होते हैं या इवेंट्स होते हैं हम उनको एक ही सिंगल पोम के अंदर जो वो रख देते हैं. सो फ्रेगमेंटेशन की टेक्निक इलियट ने अपनी पोम के अंदर इसलिए यूज की ताकि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके क्योटिक स्टेट ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस. मॉडर्न एग्जिस्टेंस की जो क्योटिक स्टेट है, परप्लेक्सिंग स्टेट है, उसको जो है ना वो प्रेजेंट कर सके. ठीक है. फॉर इंस्टेंस इन द पोम हॉलो मैन वी कैन फाइंड द फ्रेगमेंटेशन बिकॉज पोइट जो नरेट दो तरह के पर्सोनास नरेट करता है. एक तो वो है जो एक्नॉलेज करता है प्रेजेंस ऑफ आइज. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ आइज आप कह सकते हैं कि मे बी ही इज सजेस्टिंग द आइज ऑफ गॉड. सो वो कहता है कि दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आइज टू द दैट अदर किंगडम, आइज आइडिया नॉट टू मीट इन ड्रीम्स इन दैट्स ड्रीम किंगडम. तो यहाँ पर वो एक्नॉलेज कर रहा है कि प्रेजेंस ऑफ आइज है और उन आइज को वो मीट करने से डरता है. ठीक है. लेकिन ऑन द अदर हैंड वो कहता है देर आर नो आइज हियर इन द ब्रोकन जॉ ऑफ और लॉस्ट किंगडम्स. अगेन वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर कोई आइज नहीं है. सो दो डिफरेंट हमें आइडियाज नजर आ रहे हैं, दो कंट्राडिक्टरी आइडियाज नजर आ रहे हैं. सो वी कैन ऑल्सो फाइंड द टू आइडियाज इन द पोम. इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक वॉइस जो यहाँ पर वो होपफुल है, जबकि जो दूसरी वॉइस है वो डिस्ट्रक्टिव और पेसिमिस्टिक है. ठीक है. सो हमें दो तरह के जो है वो अप्रोचेस नजर आती हैं. एक होपफुल है, एक डिस्ट्रक्टिव है. दूसरा हम कह सकते हैं कि एक जगह वो आइज को कह रहा है कि आइज प्रेजेंट है, दूसरी जगह वो डिनाई कर रहा है कि आइज जो है वो प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. तो हमें जो वो ब्रोकन आइडियाज नजर आ रहे हैं. जी दूसरी टेक्निक है वो है इंटरटेक्सुअलिटी. सो एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर राइटर जो है वो दूसरे लिटरेरी वर्क से जो है ना वो रेफरेंस लेता है, दूसरे लिटरेरी वर्क्स को कोट करता है. ये जो है ये टेक्निक राइटिंग को ज्यादा फिलोसफिकल बना देती है और रीडर जो है ना वो इजीली ऑथर की इंटेंशन को, ऑथर के इंटेंट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है और जो ऑथर की जो वो डेप्थ है उस राइटिंग के अंदर उसको भी अंडरस्टैंड कर पाता है. ठीक है. फॉर इंस्टेंस अगर आपने हॉलो मैन पढ़ी हो तो उसमें हमें दो लाइन नजर आती हैं, एपिग्राफ के अंदर वो लिखी होती हैं. अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय जो कि गाय फॉक्स को जो है वो रेफर किया गया है, और दूसरा मिस्टर कुड्स ही डेड जो हमारे पास हार्ट ऑफ डार्कनेस है उसको जो है वो कोट किया गया है. इसी तरह से अगर आपने द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक पढ़ी हो टी.एस. इलियट की, तो प्रूफॉक जो है उसको कंपेयर किया जाता है द जॉन द बैप्टिस्ट, लेजरस और हैमलेट के साथ. ठीक है जी. हमारे पास अनकन्वेंशनल मेटाफर्स की एक टेक्निक नजर आती है हमें. सो ये हमारे पास टी.एस. इलियट की पोइट्री का एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके अंदर ये टेक्निक जो है ना वो रिवील करती है इनएबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर टू कम्युनिकेट एंड स्पीक इफेक्टिवली. कि जो टी.एस. इलियट के पोम के अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो एफिशिएंटली जो है वो बोल नहीं सकते. सो ये शो करता है कि जो इलियट के कैरेक्टर है इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन एंड लैंग्वेज हैज बिकम मोर डिटैच्ड फ्रॉम व्हाट ही थिंक्स एंड फील्स. जो वो बोल रहा है और वो जो सोच रहे हैं वो फील कर रहा है उससे डिफरेंट है. ठीक है. लैंग्वेज जो है वो डिटैच्ड है उस चीज से कि जो वो सोचता है और वो जो फील करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक पढ़ी हो तो वी कैन फाइंड मेनी अनकन्वेंशनल मेटाफर्स, जैसे कि like a patient it raised upon a table that lift and drop a question on your plate. Streets that follows like a tedious argument, कि streets को tedious argument के साथ जो है ना वो कंपेयर किया गया है. ठीक है. हमारे पास ऑब्जेक्टिव को रिलेटिविटी, ये क्या होता है, ये हमारे पास है इट इज अ सेट ऑफ इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स. हमारे पास इमेजेस का सेट है या ऑब्जेक्ट्स का सेट है, यहाँ पे इवेंट्स का सेट है. टू क्रिएट एन इमेज, उन छोटे सेट्स से आप एक इमेज क्रिएट करें या फिर आप सिंबलाइज करना चाह रहे हो एक पर्टिकुलर इमोशन. ठीक है. फॉर इंस्टेंस अगर आपने पोम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक पढ़ी हो सो वी कैन फाइंड द टेक्निक ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी. फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स,
चीप होटल्स, स्टारडस्ट रेस्टोरेंट। अब इन छोटे छोटे इमेजेस के साथ हमें क्या जो है वो पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। वी कैन फाइंड द इमेज ऑफ अर्बन लैंडस्केप, के जो अर्बन लैंडस्केप है वो कैसा है, उसमें हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स हैं, चीप होटल्स हैं, स्टारडस्ट रेस्टोरेंट्स हैं। अगर हम सेट ऑफ इमेजेस देखें इसी फॉर्म के अंदर, तो जैसे येलो फॉग, रब इट्स बैक, मजल, लिक्ड इट्स टंग। सो इन तीनों से इमेजेस के साथ हम एक इमेज क्रिएट करते हैं, द इमेज ऑफ कैट। ठीक है, नेक्स्ट ही हमारे पास है चेंज इन जेंडर रोल्स। Iliad poetry was a shift and break from the romantics. Women are not like in the Victorian age but more competitive, more independent and empowered. ठीक है, विक्टोरियन एज की बजाय जो हमारे पास इलियड की पोएट्री थी, या मॉडर्न एज थी, उसमें वुमेन जो थी वो ज्यादा इंडिपेंडेंट थी, ज्यादा empowered थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द पोम द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock, he says that in the room the women come and go talking of Michelangelo. So it shows that the women were interested in arts. Women अब debates में interested थी, women जो है वो intellectual चीजों में interested थी rather than preparation for marriage। ठीक है, अब next है हमारे पास जी depersonalization. Depersonalization is a technique in which poets detach themselves from their poetry and make it less personal. Depersonalization एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर पोएट जो है ना वो अपने आप को अपने काम से जो है ना वो depersonalize कर देता है। ठीक है, उसको less personal बनाता है। ठीक है, अपने आप को डिटैच कर लेता है अपनी राइटिंग से। T.S. Eliot was against the romantic traditions of poetry that focuses on the exaggerated expression of emotions. अब T.S. Eliot जो था वो romantic traditions के अगेंस्ट था, क्योंकि वहां पर क्या था, exaggerated emotions से expression of emotions था। So according to T.S. Eliot, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। पोएट्री जो है ना वो टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है, बल्कि एक एस्केप है इमोशन से। इट इज नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक एस्केप होना चाहिए पर्सनैलिटी से। ठीक है, देन जी अगर आप T.S. Eliot की जो पोम है द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock देखें, तो देन ही टॉक्स अबाउट अ मिडिल एज्ड मैन हु इज अफ्रेड टू प्रपोज अ वुमन। अब इस पोम के अंदर जो है ना वो एक मिडिल एज इंसान की बात करता है जो कि अफ्रेड है वुमेन को प्रपोज करने के लिए, लेकिन क्योंकि उसकी पोइट्री जो है T.S. Eliot की पोइट्री जो है वो डीपर्सनलाइज्ड है। सो बट T.S. Eliot जो है इसका मतलब ये है कि उसके अंदर अपने बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब उसने ये पोम लिखी थी ही वॉज वेरी यंग व्हेन ही रोट दिस पोम। ठीक है, so also it is in the poetic form of soliloquy, so he has detached himself from it and made the poem more objective and impersonal. also ये लिखी गई है soliloquy के फॉर्म के अंदर, इस वजह से उसने अपने आप को डिटैच किया उसके साथ, और जो पोएम है उसको ऑब्जेक्टिव बनाया है और इम्पर्सनल बनाया है। जी लास्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन इन राइटिंग। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो T.S. Eliot है उसने स्टाइल, मीटर, लैंग्वेज के लिहाज से एक्सपेरिमेंटेशन किया है। सो उसकी पोइट्री जो थी वो एक्सपेरिमेंटल इन नेचर थी, क्योंकि उसने पर्टिकुलर एक राइम या मीटर या स्टाइल को जो था वो फॉलो नहीं था किया। उसकी जो पोइट्री थी वो फ्री वर्स में थी, और कोई भी जो होता है ना पोइट्स एक प्रॉपर कॉन्शियस होकर राइम को फॉलो करते हैं, उसकी पोइट्री में जो थी वो राइम को कॉन्शियस होकर फॉलो नहीं किया गया था, उसको मेंटेन नहीं किया गया था। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इन द पोम वेस्टलैंड वी कैन फाइंड द एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि पोम जो है वो डिवाइडेड है डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, और जो सेक्शंस हैं वो एक दूसरे के साथ को रिलेट नहीं करते। ठीक है, सो ये जो था उसने अपनी राइटिंग के अंदर जो था वो एक्सपेरिमेंटेशन की। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।